Good morning, students. Today we are going to study mathematical tools part 2. Okay, in last class we studied about a few graphs, that is a graph of a straight line. We talked about graph of a parabola. Okay, now here in this part we are going to complete the part of graphs which was left in last class. Okay, so here we will talk a bit about hyperbola and we will talk about ellipse, then we will talk about a circle. In brief, we will talk about these three figures in brief. Okay, first let's talk about the hyperbola. What is the expression of hyperbola? Expression of hyperbola is y is equal to c over x raised to the power n. Okay, whenever we are given any equation in this form, that is y is equal to c by x raised to the power n, it means in this when we draw a graph, किस किस के बीच में ग्राफ ड्रॉ करेंगे? We will draw a graph between y and x, then we get a hyperbola. What is the shape of hyperbola? Basically we get a hyperbola of this type. Okay, this is the shape of a hyperbola. Okay, remember it that this hyperbola, ये जो hyperbola है इसकी दोनों एंड्स कहीं पर भी ना तो ये x एक्सिस को टच करता है कहीं पर कभी, ना ही ये y एक्सिस को टच करता है कहीं पर. ठीक है, ये यूँ कह सकते हैं कि ये पैरेलली मूव करके जा रहा है और कहाँ जाके टच होगा? इनफाइनाइट पर जाकर x एक्सिस को टच करेगा. ठीक, सिमिलरली this part y axis also touches this graph, or I can say this graph touches y axis at infinity. Why is it so? Let's see. ऐसा क्यों है देख लेते हैं. देखिए, y is equal to some constant by x raised to the power n. For example, it is n is 2. For example, n क्या है? 2. ठीक, n अगर 2 है तो उस केस में y इज इक्वल टू सी बाई एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ द पॉइंट एट विच this graph will intersect y axis, at that point x should be equal to 0. जहाँ पर ये ग्राफ y एक्सिस को टच करेगा वहाँ पर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. ठीक, यानी जब x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन, y comes out to be c divided by 0 and anything divided by 0 is infinite. ओके, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ कि ये जो ग्राफ है किसका ग्राफ है? y इज इक्वल टू c बाय एक्स रेज टू द पावर n की जगह कुछ भी हो सकता है. वो ग्राफ y एक्सिस को कहाँ पर टच करेगा? इन्फिनिटी पर. अगर आप इस ग्राफ को ऐसे बनाते हैं, हाइपरबोला के ग्राफ को इस तरह से बना देते हैं तो इट इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट अ हाइपरबोला और इट इज़ नॉट अ ग्राफ ऑफ दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. ठीक है, दूसरी बात कि x एक्सिस को क्यों नहीं टच कर रहा है? जहाँ पर x एक्सिस को टच करेगा तो y की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0. जब y की वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0. कब? जब ये x एक्सिस को टच करेगा. तो y की वैल्यू 0 कब आएगी? y की वैल्यू 0 तब आएगी जब x की वैल्यू क्या होगी? इनफाइनाइट. दैट मीन्स वी कैन से y कम्स आउट टू बी 0 व्हेन x इज इनफाइनाइट. ठीक, यानी इन दोनों एक्सप्रेशंस को देखें तो हम ये कह सकते हैं कि ये ग्राफ जो कि एक हाइपरबोला का है, इस तरह का है, ये ग्राफ कहाँ पर जाकर मिलेगा? x एक्सिस पर भी ये इनफाइनाइट पर जाकर मिलेगा और y एक्सिस पर भी ये कहाँ जाकर मिलेगा? एट इन्फिनिटी. ओके, सो रिमेंबर दिस. इस तरह की एक्सप्रेशंस आपको देखने को मिलेंगी. फॉर एग्जांपल, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा भी है ग्रेविटेशन में. आपने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स G ग्रेविटेशनल फोर्स F
इसको मैं g लिख रही हूँ बिकॉज इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स. सो Fg विल बी इक्वल टू g m1 m2 ओवर r स्क्वायर. ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है. यहाँ पर इस फॉर्मूले में अगर आपसे कोई पूछे कि ड्रॉ अ ग्राफ बिटवीन फोर्स F एंड आर स्क्वायर, सो यहाँ पर अगर फोर्स F और आर स्क्वायर के बीच में आपको ग्राफ बनाना पड़े तो यू कैन से दैट फोर्स F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर आर स्क्वायर. फोर्स F किसके प्रोपोर्शनल है? 1 बाय आर स्क्वायर. इसके प्रोपोर्शनल है तो इसके लिए ग्राफ कैसा बनेगा? द ग्राफ विल बी लाइक दिस. द ग्राफ विल बी लाइक दिस. ठीक, यानी इसके लिए अगर आपको ग्राफ बनाना पड़े तो आप y मान लें f को और x मान लें r को. ठीक, तो उस केस में ग्राफ आपका कैसा बन जाएगा? तो इसका ग्राफ आप ऐसे बना देंगे. दिस इज r, दिस इज f, क्योंकि अब यहाँ पर वेरिएबल क्या हो गए? x और y की जगह हमारे पास f और r आ गए, फोर्स और डिस्टेंस. तो यहाँ पर ये ग्राफ कैसा आ जाएगा आपके पास? दिस ग्राफ विल कम आउट टू बी लाइक दिस. ऐसा आ जाएगा. ठीक है, दिस इज फॉर f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर r स्क्वायर. ओके, इज इट क्लियर? रिमेंबर दैट इट विल नेवर इंटरसेक्ट x एक्सिस और y एक्सिस. ठीक है, तो इस तरह का ग्राफ यहाँ पर हमें मिलेगा फॉर अ एक्सप्रेशन विच इज ऑफ दिस फॉर्म, y इज इक्वल टू c बाय x रेज टू द पावर n. ओके, नाउ here we talk about, now we move to the next part, that is ellipse. I hope you must have understood about hyperbola. इतना ही हमें पढ़ना है जो कि आपके फिजिक्स के हिसाब से काफ़ी है. ठीक, नाउ वी हैव टू जस्ट टॉक अबाउट एलिप्स. वी हैव टू टॉक अबाउट एलिप्स. व्हाट इज एलिप्स? ठीक है, तो एलिप्स क्या है? बेसिकली इस तरह का जो फिगर होता है, इस तरह की जो ये फिगर होती है, ओवल शेप यू कैन से. ओवल शेप जो फिगर होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलिप्स. ओके, यहाँ पर यही मान लेते हैं ये x है, ये y है. ठीक, अब इसके दो पार्ट्स हैं. यहाँ पर ये इसकी एक्सिस हैं, एक ये एक्सिस है और एक ये एक्सिस है. ठीक है, ये जो है आपकी, ये होती है छोटी दिख रही है आपको, इसकी लेंथ से इसकी लेंथ स्मॉल दिख रही है, तो इसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस. जो छोटी होती है उसको हम कहते हैं माइनर एक्सिस. ओके, ओके, नाउ दिस, और जो ये बड़ी वाली एक्सिस है इसको हम कहते हैं मेजर एक्सिस. इसको हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस. ओके, माइनर एक्सिस एंड मेजर एक्सिस, ये समझ में आ गया. माइनर एक्सिस यानी जो छोटी एक्सिस है इसकी, और मेजर एक्सिस यानी जो बड़ी एक्सिस है. ठीक है, इस एलिप्स की इक्वेशन क्या होती है वो मैं आपको एक बार बता रही हूँ. एलिप्स की इक्वेशन होती है x स्क्वायर ओवर a प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर is equal to x square over a square plus y square over b square is equal to 1. ओके, एलिप्स जो होती है इसमें ये माइनर एक्सिस, ये मेजर एक्सिस, और यहाँ पर इस माइनर एक्सिस को हम शो करते हैं बाय b, मेजर एक्सिस को हम शो करते हैं बाय a. ठीक, तो यहाँ पर एक्सप्रेशन क्या होगी एलिप्स की? x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर b स्क्वायर इज इक्वल टू 1. ठीक, ये एलिप्स की इक्वेशन होती है.
ठीक, अब इस एलिप्स का जहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी क्या है, ए और बी सेमी मेजर एक्सिस है, क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, माइनर और मेजर एक्सिस नहीं है। ए इज सेमी मेजर एक्सिस, बी इज सेमी माइनर एक्सिस। सेमी माइनर एक्सिस यानी माइनर एक्सिस का आधा, सेमी यानी हाफ होता है, ठीक। तो ए क्या है, सेमी मेजर एक्सिस, यानी ये अगर पूरी की पूरी यहाँ से यहाँ तक मेजर एक्सिस है तो ये डिस्टेंस आपकी हो गई सेमी मेजर एक्सिस, दैट इज ए, ओके। और ये कंप्लीट लेंथ अगर माइनर एक्सिस है तो ये डिस्टेंस हो गई आपकी सेमी माइनर एक्सिस बी, okay. So expression for an ellipse, equation for an ellipse is x square over a square plus y square over b square, that is equal to 1, okay. Now area of an ellipse, area of an ellipse, एलिप्स का एरिया क्या होता है, तो एलिप्स का एरिया होता है पाई इंटू ए इंटू बी, वेयर पाई तो आपको पता है क्या है, नंबर है, ठीक है। ए सेमी मेजर एक्सिस इंटू बी सेमी माइनर एक्सिस, रिमेंबर इट, ठीक। इतना ही जानना है आपको फिलहाल एलिप्स के बारे में, इन जो कि आपके लिए रिक्वायर्ड है इन फिजिक्स, ठीक है। अब इसी को मैं थोड़ा सा चेंज कर रही हूँ, इसी से हम क्या डिराइव करेंगे, सर्कल, ओके। देखिए अब अगर ऐसा हो जाए कि सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, क्या हो जाए, इक्वल, दैट मीन्स कि अगर सेमी मेजर एक्सिस की जो लेंथ है वो सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ के बराबर हो जाए तो क्या ये एक सर्कल नहीं बन जाएगा, क्या ये एक सर्कल नहीं बन जाएगा। जैसे ये आपकी फॉर एग्जाम्पल ये आपका सर्कल बन गया, किसका, एक एलिप्स आपके पास ऐसे ऐसे थी, एक एलिप्स थी आपके पास, इस फॉर्म में, ठीक। इस एलिप्स के आपने दोनों सेमी मेजर एक्सिस और सेमी माइनर एक्सिस इक्वल कर दिए, ठीक। तो इक्वल करते ही हमारे पास किसकी एक्सप्रेशन बन गई, अब एक सर्कल की, सेम कर दिए। यानी इफ़ ए, मैं क्या कहूँ, इफ़ ए बिकम्स इक्वल टू बी, इफ़ ए बिकम्स इक्वल टू बी तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, यही एक्सप्रेशन बन जाएगी आपकी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर, दैट सॉरी बी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 1, और यहाँ से एलसीएम लेके ए स्क्वायर को क्या कर दें, 1 बाई ए स्क्वायर को कॉमन निकाल लें और फिर उसको उधर ले जाएंगे तो ये एक्सप्रेशन आपके पास आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। और ये जो एक्सप्रेशन होती है दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए सर्कल, ये किसकी एक्सप्रेशन होती है, एक सर्कल की एक्सप्रेशन होती है जिसकी रेडियस क्या है, जिसकी रेडियस होगी ए, जिसकी रेडियस क्या होगी, रेडियस हो जाएगी ए, ओके। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सर्कल की एक्सप्रेशन हो गई। यानी एलिप्स से क्या बन गया, सर्कल, और सर्कल का आपको एरिया भी पता है, एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया होता है सर्कल का कितना होता है, पाई ए स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर होता है, यहाँ पर आर रेडियस की जगह क्या है, ए, ठीक, इसलिए पाई ए स्क्वायर लिख दिया। सरकमफ्रेंस क्या होती है, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, बहुत जगह यूज आएंगे ये चीज़ें, ठीक है। सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर होता है, यहाँ पर रेडियस है ए इसलिए हो जाएगा 2 पाई ए, ओके ओके। तो ये बात हुई किसके बारे में, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर अ सर्कल, किसकी बात हो गई, अब ये हमने एक्सप्रेशन किसकी निकाल दी, दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ ए सर्कल, ओके, रिमेंबर इट, ठीक है। तो ग्राफ्स में आपको इतना ही पढ़ना है, यही मेन ग्राफ्स हैं जो आपको जानने हैं। बेसिकली पैराबोला आप ध्यान रखेंगे, हाइपरबोला आप ध्यान रखेंगे, उसके अलावा स्ट्रेट लाइन का आपको पता होना चाहिए, कब स्लोप नेगेटिव है, कब स्लोप पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट पॉजिटिव बन रहा है, नेगेटिव बन रहा है, वो आपको पहले वीडियो में बता चुके हैं, ठीक है। सो यहाँ तक कोई डाउट किसी को अगर है तो आप पूछ लेना।
चलिए तो अब चलते हैं इससे आगे और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैथमेटिकल टूल्स। मैथमेटिकल टूल्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आपको पढ़ना है, नया है सभी के लिए, चाहे वो मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं चाहे वो बायो वाले स्टूडेंट हैं, सबके लिए नया है। मैथ्स वाले स्टूडेंट इसको डिटेल में पढ़ेंगे इन क्लास 12th, दैट इज़ 12th क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे। बायो वाले स्टूडेंट्स को इतना ही जानना है जितना आपको फिजिक्स में यूज़ आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पर केवल उतना ही पार्ट करेंगे इस टॉपिक का जो हमारे फिजिक्स के लिए यूज़फुल है, जिसकी आपको फिजिक्स में ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट द न्यू टॉपिक ऑफ मैथमेटिकल टूल्स, दैट इज़ डिफरेंशिएशन। किसकी बात कर रहे हैं? डिफरेंशिएशन। बहुत इम्पॉर्टेंट है, काइनेमेटिक्स में बहुत जगह यूज़ आता है और इसके बिना आप डेरिवेशंस में आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक। तो इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको लर्न करने पड़ेंगे और ये मान लीजिए कि बिना लर्न किए काम नहीं चलेगा, ठीक। उसके अलावा अब इसके कॉन्सेप्ट की बात ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, हम केवल उतना ही पार्ट पढ़ेंगे जितना पार्ट हमें फिज़िक्स में पढ़ना है, ठीक है। फिज़िक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए तो पहली बात डिफरेंशिएशन क्या है, इसको समझने के लिए इस बात को पता करें कि क्या है डिफरेंशिएशन। इसको समझने के लिए ग्राफ बनाते हैं। हमने स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ा है, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ओके। ये इनके नेगेटिव एक्सिस हो गए, ठीक। एक स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ओके। ये एक स्ट्रेट लाइन है। इस स्ट्रेट लाइन के लिए अगर हमसे कोई पूछे कि इस स्ट्रेट लाइन का स्लोप क्या होगा, ठीक। फॉर एग्जाम्पल इसकी इक्वेशन कुछ भी हो सकती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इस ऑर्डर में हमने पढ़ी थी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो ये जो इक्वेशन है इसमें हमने कहा था m क्या था? स्लोप, इस लाइन का स्लोप था, ठीक। तो m यहाँ पर जो स्लोप था, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m, इसको हमने क्या लिखा था? इक्वल टू tan थीटा लिखा था, ठीक है। इसको tan थीटा लिखा था। तो tan थीटा था कौन सा? हमने कहा था कि इस लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया और एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज जो ये एंगल बना रही है उस एंगल को हमने कहा थीटा, और उस थीटा एंगल का टैंजेंट ले लें तो वो हमें स्लोप देगा, ठीक है। लेके देखते हैं यहाँ पर टैंजेंट इसका। देखिए अब हर बार ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको वो लाइन मिलेगी कि एक्स एक्सिस को क्रॉस करेगी या एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगी कहीं पर। आपको हो सकता है लाइन इस तरह से भी दे दे। तो आप क्या करेंगे, जहाँ पर भी आपको क्या फाइंड आउट करना है? थीटा। तो आप क्या कर लेंगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बना लेंगे, एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाएंगे और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो हमने लाइन बनाई वहाँ से उस लाइन की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप जो एंगल मेजर करेंगे दैट इज थीटा। वो एंगल क्या होगा? दैट इज थीटा। अब इस लाइन के लिए मुझे अगर स्लोप बताना है तो मैं कोई दो पॉइंट्स ले लेती हूँ। एक ये पॉइंट, फॉर एग्जांपल ए पॉइंट, ठीक। ये दूसरा है बी पॉइंट, ठीक। ए और बी पॉइंट के लिए मैं क्या ले लूँ? ए और बी पॉइंट को यूज़ करते हुए मैं यहाँ पर इस लाइन का स्लोप निकालूंगी, ठीक। मान लेते हैं कि ये जो ए पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, ठीक। और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं फॉर एग्जांपल x2, y2, ठीक। ये कोऑर्डिनेट्स हैं। ऐसा थोड़ा थोड़ा आप 10th में मैथमेटिक्स में पढ़ के आए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। अब यहाँ पर ए और बी के बीच में हमने एंगल ले लिया ये वाला थीटा, ठीक। अब हम क्या करें? बी से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और ए से भी एक परपेंडिकुलर। एक्स एक्सिस, बी से तो हम क्या कर रहे हैं? वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं और ए से हम क्या कर रहे हैं? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक। एक ट्रायंगल मिल गया है हमको, कौन सा? ए बी, और इस पॉइंट को कह देते हैं सी, ठीक है। वी गॉट अ ट्रायंगल दैट इज ए बी एंड सी। नाउ इन दिस ट्रायंगल, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल वी कैन फाइंड आउट tan थीटा। इस ट्रायंगल में हम tan थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं। क्या होगा tan थीटा? tan थीटा होता क्या है? tan थीटा इज परपेंडिकुलर बाय बेस, यही होता है, इट इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस।
परपेंडिकुलर कौन सी साइड होती है? तो थीटा के सामने जो भी साइड होगी, एंगल के सामने जो भी साइड होगी, दैट इज परपेंडिकुलर ऑलवेज। और बेस क्या होती है? जो थीटा से लगती हुई साइड हो एक्सेप्ट हाइपोटेन्यूज। थीटा के एडजेसेंट में जो भी साइड होगी उसको हम क्या कह देंगे? दैट इज बेस। ओके, सो नाउ इन दिस ट्रायंगल आई कैन से tan थीटा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगी यहाँ पर? क्या थीटा ये है? ये थीटा है, बिल्कुल सही बात है। थीटा ये है तो परपेंडिकुलर क्या है? BC। सो परपेंडिकुलर BC डिवाइडेड बाय बेस क्या है? AC। बेस इज AC। ओके, यानी tan थीटा, यानी मुझे स्लोप मिल गया इस लाइन का m। दिस इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू BC बाय AC। ठीक, अब ये BC बाई AC के इक्वल है। BC कितना है? BC को देखें तो अगर ये कोऑर्डिनेट y2 है तो इसका मतलब यहाँ से लेकर और यहाँ तक की लेंथ, ये यहाँ तक की y एक्सिस को अगर देखूँ तो ये y एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा होगा? y2 पर। ठीक, तो ये लेंथ कितनी है? ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की y2 और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी y1। क्यों? क्योंकि इस लाइन को जब मैं यहाँ कट करूँगी तो क्योंकि ये y एक्सिस का इंटरसेप्ट यहाँ पर कितना है? y1। यहाँ पर y एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना है? देखिए, यहाँ पर इसको मैं अगर इस तरह से कोऑर्डिनेट निकालूँ तो यहाँ पर y2 मिलेगा मुझे। ठीक, तो ये लेंथ कितनी होगी? ये लेंथ इस लेंथ के बराबर होगी। ठीक, इस लेंथ के बराबर होगी, यानी y2 माइनस y1 कर दे तो हमें ये लेंथ मिल जाएगी। दैट मीन्स BC इज व्हाट? दिस इज y2 माइनस y1, यही है। ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट AC, AC क्या होगा? AC को भी देख लेते हैं। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं यहाँ नीचे, ये होगा आपका x1 कोऑर्डिनेट, यहाँ पर कितने पे आ रही है? x2। तो ये जो लेंथ है क्या ये x2 माइनस x1 नहीं होगी? ठीक, यानी ये जो डिस्टेंस है BC AC, दिस विल कम आउट टू बी, दिस विल बी x2 माइनस x1। ठीक, और तो फिर यहाँ से स्लोप का फॉर्मूला क्या निकल आया? देखो, tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया? y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। हमने किसकी वैल्यू पुट कर दी? BC y2 माइनस y1 है और AC कितना है? x2 माइनस x1। ठीक, अब ये फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा भी है, किसके लिए? m के लिए पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक, 10th क्लास में आप पढ़ के भी आए हो, किसी भी लाइन का स्लोप निकालना है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये निकाल के आए हो। ठीक, अब एक बात और बताओ कि यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये बाकी सब चीज़ें मिटा रही हूँ, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हैं। चलिए देखो, अब यहाँ पर इस ट्रायंगल की बात करते हैं। किस ट्रायंगल की? ये वाला जो ट्रायंगल है ABC, इसी ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक, अब इस ट्रायंगल में ये C। ठीक, अब यहाँ पर इस लाइन पर आप कहीं पर भी एंगल बनाओगे, क्या करोगे? एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाओगे और उससे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा लोगे। क्या थीटा कहीं चेंज हो रहा है? यहाँ पर ले लो। तो ये सारी जो लाइंस आप बनाओगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो सारी आपस में पैरेलल होंगी, तो ये क्या होंगे? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो ये तो बदलने वाले नहीं हैं। इसका मतलब ये एंगल्स क्या हो गए? सेम। दीज एंगल्स आर सेम, इट मीन्स स्लोप इज सेम, यानी थीटा इज कांस्टेंट। थीटा क्या है? कांस्टेंट है, फिक्स है। ठीक, और थीटा कांस्टेंट है तो tan थीटा इज ऑल्सो कांस्टेंट। tan थीटा भी क्या है? कांस्टेंट है। और tan थीटा भी अगर कांस्टेंट है, इसका मतलब स्लोप भी कांस्टेंट है, m। स्लोप भी क्या है? कांस्टेंट। ठीक है भाई, कोई डाउट नहीं। ठीक, तो अब tan थीटा यहाँ कांस्टेंट हो गया, स्लोप कांस्टेंट हो गया, ठीक बात है, कहीं से भी निकाल लिया स्लोप हमें मिल गया। ठीक, लेकिन अब दूसरे ग्राफ की बात करते हैं। ये तो एक ग्राफ ये हो गया, दूसरे ग्राफ की बात करें। देखो एक और ग्राफ बना देते हैं, एक और ग्राफ बनाइए। देखिए, मान लीजिए एक और ग्राफ मैंने बना दिया, फॉर एग्जांपल एक इस तरह का ग्राफ बना दिया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, अगेन नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, और ग्राफ कुछ ऐसा बना दिया।
अब यहाँ पर आपसे कोई कहे कि फाइंड आउट स्लोप, इस ग्राफ में आपसे कोई कहे कि फाइंड आउट द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, तो इस ग्राफ का स्लोप भाई किस पॉइंट पर, क्यों? क्योंकि अगर कोई कह दे, जैसे यहाँ पर 3-4 पॉइंट्स ले लेती हूँ मैं, ये पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी एंड दिस इज पॉइंट सी, ओके। इफ वी आर आस्क्ड अबाउट द स्लोप ऑफ पॉइंट ए, अगर हमें ए पॉइंट के स्लोप के बारे में बताना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पर टेंजेंट बना दीजिए, ये बना दी टेंजेंट। ए पॉइंट पर टेंजेंट बनाई, वो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है ये, ठीक, ये इतना सा, फॉर एग्जाम्पल इसको मैं कह देती हूँ θ1, ठीक है। यानी इस पॉइंट के लिए स्लोप कितना हो गया फॉर ए पॉइंट, फॉर ए पॉइंट जो है स्लोप कितना होगा, स्लोप विल बी tan θ1, ठीक। सेकेंड पॉइंट पर जाते हैं, बी पॉइंट पर स्लोप क्या है, बी पॉइंट पर स्लोप निकालना है तो यहाँ पर एक टेंजेंट बना दें। टेंजेंट क्या होती है, एक लाइन जो कि किसी भी कर्व से टच होते हुए निकल जाए, एक सिंगल पॉइंट पर टच करें, उसी को कहते हैं टेंजेंट, ठीक। तो यहाँ पर निकाल दीजिए, तो यहाँ बी पॉइंट से हम एक टेंजेंट बनाएंगे, पास होने वाली ये लो, ठीक। बी पॉइंट पर हमने क्या बनाई, एक और टेंजेंट बना दी, तो उसके लिए एंगल कितना आया, एंगल दिस इज θ2, क्या ये एंगल इस एंगल से बड़ा नहीं, अलग है। इसका मतलब फॉर पॉइंट बी स्लोप विल बी tan θ2, यानी वहाँ स्लोप अलग होगा, क्योंकि थीटा की वैल्यू बदल गई तो tan θ तो बदल जाएगा, ठीक है भाई। अब बात कर ली सी पॉइंट की, सी पॉइंट पर और चले जाओ, सी पॉइंट पर गए, वहाँ पर वहाँ पर स्लोप निकालना है तो वहाँ पर भी टेंजेंट बनाओ, एक टेंजेंट बनाई, ये लो जी, ठीक। अब एंगल कितना हो गया, ये हो गया एंगल, दिस इज फॉर एग्जाम्पल θ3, ये θ3 हो गया। तो इसका मतलब पॉइंट सी के लिए, फॉर पॉइंट सी स्लोप विल बी इक्वल टू tan θ3, ठीक। इसका मतलब इफ θ1 is less than θ2 which is less than θ3, which shows that tan θ1 is less than tan θ2 which is less than tan θ3। इसका मतलब स्लोप ऑफ लाइन 3 इस लाइन के लिए या इस सी पॉइंट के लिए स्लोप बहुत ज़्यादा है, इसके लिए उससे कम, इसके लिए सबसे कम। ये भी बिल्कुल वैसा ही है, कैसा कि कोई बुक है आपके पास, दिस इज अ बुक, ठीक। ये क्या है, स्लोप बिल्कुल नहीं है, इसमें प्लेन है, दिस इज लिटिल बिट स्लोप, किस एंगल के साथ, इस एक्सिस के साथ ये एंगल बन रहा है, आगे चले गए और स्लोप बढ़ा, और स्लोप बढ़ा, और स्टीप होता चला गया स्लोप, और बढ़ते बढ़ते 90 डिग्री पर आ गया। 90 डिग्री पर स्लोप क्या हो जाता है, इनफाइनाइट, बढ़ जाता है। और जब 0 डिग्री एंगल होता है तब स्लोप कितना रहता है, 0, बिल्कुल स्लोप नहीं है। भाई स्लोप है क्या, कोई तिरछापन है, इंक्लाइंडनेस है, नहीं है, ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर इस ग्राफ के लिए स्लोप इज़ नॉट फिक्स, स्लोप फिक्स नहीं है। स्ट्रेट लाइन थी तो उसके लिए स्लोप फिक्स था, थीटा की वैल्यू फिक्स थी, लेकिन यहाँ पर स्लोप फिक्स नहीं है, ठीक। तो अब आपसे किसी पॉइंट पर निकालने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पर ना तो आप ट्रायंगल निकाल सकते हो, ट्रायंगल बना सकते हो क्या, नहीं, टेंजेंट बनाओगे उस कर्व पर, ठीक। ट्रायंगल नहीं बना सकते तो tan θ की वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस के फॉर्म में तो आप निकाल नहीं पा रहे हो, तो क्या किया जाए, ठीक। इस तरह के जो ग्राफ्स थे जिनमें कि स्लोप की वैल्यू वेरिएबल थी, स्लोप की वैल्यू क्या थी, चेंजिंग वेरिएबल, ठीक है। तो उन ग्राफ्स के लिए हमें बेसिकली किसकी ज़रूरत पड़ी, डिफरेंशिएशन की, ठीक। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो, कैसे समझ सकते हैं कि देखिए, अब देखो यहाँ तक तो बात क्लियर, चलिए
अब इसका मतलब कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन किसके बारे में बात करता है? डिफरेंशिएशन टॉक्स अबाउट स्लोप ऑफ अ ग्राफ। स्लोप ऑफ अ ग्राफ, किसी ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करना है तो कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन आप वहाँ यूज़ करेंगे। वेरिएबल नहीं होगा तो आप सीधे सीधे निकाल लेंगे यूजिंग कोऑर्डिनेट्स, और अगर वेरिएबल है तो फिर आपको डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ेगी। क्यों? तो वो भी देखते हैं। सेकेंड ग्राफ को मैं एक बार वापस बना रही हूँ, ठीक है? ये आपका सेकेंड ग्राफ था, दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस, ये आपका सेकेंड ग्राफ। ठीक, इस सेकेंड ग्राफ में अगर हम कोई दो पॉइंट्स ले लें, ये a पॉइंट, ये पॉइंट ले लिया b। अब इस a और b पॉइंट को यूज़ करके अगर हम यहाँ पर क्या बनाएं, एक ट्रायंगल बनाएं, तो वो जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल में देखें तो यहाँ से इस तरह से x एक्सिस के पैरेलल, इस तरह से y एक्सिस के पैरेलल। ठीक, ये दोनों तो साइड्स ठीक हैं, एक ये हो गई, एक ये हो गई। ठीक, लेकिन यहाँ से a और b की बात करें तो ये a और b वाली जो लाइन है ये अब एक टैंजेंट नहीं रही, a और b पॉइंट के लिए क्या हो गई, सिकेंट बन गई। दो पॉइंट्स पर कट कर रही है उस कर्व को। एक सर्कल के में जैसे सिकेंट होती है जो दो पॉइंट्स पर कट करती है, ऐसे ही यहाँ पर इस कर्व के लिए दोनों पॉइंट्स पर कट कर रही है, टच नहीं कर रही है। तो क्या ये स्लोप बताएगा? नहीं बता पाएगा। ठीक, इसका सोल्यूशन क्या किया गया? तो इसका सोल्यूशन करने के लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस a और b पॉइंट को पास पास लाना शुरू किया। क्या किया? a और b पॉइंट को नियर नियर और पास पास लाना शुरू किया। ये a पॉइंट, ठीक, और b पॉइंट को जस्ट इसके पास यहीं पर ले आए। ठीक, तो क्या अब जो हम यहाँ पर टैंजेंट बनाएंगे वो टैंजेंट लगभग इन दोनों से पास होगी। ठीक, लेकिन अब क्योंकि a और b पास पास आ गए तो ये जो ट्रायंगल यहाँ बना, ये छोटा सा ट्रायंगल, ये इसको मैं पूरा पूरा वाइट कर रही हूँ, ये जो छोटा सा ट्रायंगल बना इसमें जो चेंज इन x होगा और चेंज इन y, यानी ये वाली जो साइड बनेगी y2 माइनस y1 जिसको हम कह रहे थे, और यहाँ वाली जो साइड बनेगी जो कि x2 माइनस x1 थी, ये जो चेंज होगा ये बहुत स्मॉल होगा, बहुत ही स्मॉल, लगभग ज़ीरो। ज़ीरो नहीं होगा लेकिन लगभग ज़ीरो होगा, यानी अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। ठीक, तो यूँ मान सकते हैं कि यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल 10⁻⁻⁶, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.00001 ऐसे कुछ आएगी। ठीक, तो इस तरह की जो वैल्यूज़ होंगी उसको हम अप्रॉक्स क्या कह सकते हैं कि नियर अबाउट ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर ये भी बहुत स्मॉल आया और ये भी बहुत स्मॉल आ गया। इन केसेस में हम यूँ कह देते हैं कि स्लोप को हम फिर किस फॉर्म में देंगे, स्लोप को हम फॉर्म देंगे स्मॉल चेंज इन y डिवाइडेड बाय स्मॉल चेंज इन x। ये जो स्मॉल चेंज हुआ y2 माइनस y1 इसको हम dy से शो करेंगे, और जो स्मॉल चेंज हुआ x2 माइनस x1 इसको हम dx से शो करेंगे। और यही आ गया हमारा क्या, डिफरेंशिएशन का। इसीलिए हमें डिफरेंशिएशन की ज़रूरत पड़ गई। ठीक, यानी डिफरेंशिएशन एक तो क्या बताता है, स्लोप ऑफ अ ग्राफ। ठीक, दूसरी बात डिफरेंशिएशन क्या बताता है वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान देना। इस चीज़ को मैं क्या लिख सकती हूँ, जो हमने अभी अभी निकाला था कि स्लोप m स्ट्रेट लाइन के लिए क्या निकला था, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 लिखा था। ठीक, यानी इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, चेंज इन y डिवाइडेड बाय चेंज इन x लिख सकते हैं। और जब ये चेंज बहुत स्मॉल होगा तब इस डेल्टा को हम कन्वर्ट कर देंगे dy में, और जब ये नीचे वाला चेंज भी बहुत स्मॉल है तो डेल्टा को हम कन्वर्ट कर देंगे dx में। ठीक, लेकिन एक और चीज़ जो हम यहाँ देख सकते हैं, क्या मैं इसको ये नहीं कह सकती कि y में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x के रेस्पेक्ट में y कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं एनर्जी क्या होती है, या पावर, पावर को आपने अगर डिफाइन किया हो तो पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन टाइम टेकन। ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज, या यूँ कह लीजिए कि इसको हम कहेंगे कि कितना वर्क डन करना पड़ा कितने टाइम में, यानी कितना वर्क डन हुआ विद टाइम, तो टाइम के साथ वर्क डन कैसे चेंज हुआ।
ठीक। तो इसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन जब हम बात कर रहे हैं तो डिफरेंशिएशन का एक और मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ, इट कैन बी रिटन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ one quantity, rate of change of y with respect to x। y किस तरह से चेंज हो रहा है, किसके सापेक्ष, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। दिस इज डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन को पूछे तो एक क्वांटिटी के रिस्पेक्ट में दूसरी क्वांटिटी कैसे चेंज हो रही है, उसी को हम क्या कहेंगे, उसी को हम कह देंगे डिफरेंशिएशन। ठीक। इसके कुछ फॉर्मूलेज करेंगे वो अगली क्लास में, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। ठीक है। सो आई होप यहाँ तक आपको डिफरेंशिएशन का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है।